आज हम भूगोल अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में एक सामान्य परिचय का अर्थ है कि विविधता में एकता कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सामान्य परिचय के बारे में भारत की जानकारी लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, आप जानते ही होंगे। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है, जहां सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं और गहरी घाटियां भी स्थित हैं। उत्तर दिशा की ओर प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है, जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। अगर हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो कारगिल क्षेत्र है वो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र माना गया है। वहीं राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वह अत्यधिक गर्म मरुस्थल कहा जाता है। मेघालय के मानसीराम में दुनिया की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानते हैं, जो यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। लोगों के जो खान पान रहन सहन में विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन ये भी विभिन्नताएं जो है परस्पर एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। अर्थात यहाँ पे हम एक दूसरे के सहायता से क्या कर सकते हैं, आगे विकास कर सकते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को हम पूरा करने पर या पूरा करने के लिए भी हम निर्भर रहते हैं। आज हम भूगोल अध्याय 2 उपमहाद्वीपीय बनावट विविधता में एकता आगे बढ़ते हैं। इसमें द्वीप क्या होता है? महाद्वीप का एक भूभाग है जो चारों ओर है, वो जल राशि से घिरा होता है। चारों तरफ जल राशि ही दिखाई देती है, जिसको हम द्वीप कहते हैं। जैसे हैं उदाहरण के तौर पर अंडमान निकोबार। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा से प्रारंभ करते हैं कि ऐसी मान्यता है जिसमें सतत विस्तृत और बृहद भूभाग से जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा होता है वह कहलाता है महाद्वीप। महाद्वीप में अंतर्गत हम ले सकते हैं एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का अर्थ होता है भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। आगे लेते हैं, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जब ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर जल राशि दिखाई दी उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। एशिया महाद्वीप के जो मानचित्र पर दक्षिण में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह एक अलग और भौगोलिक स्वतंत्र प्रदेश दिखाई देता है, और इसके उत्तर पश्चिम में जो है वह किर्थर और सुलेमान पर्वत तथा उत्तर में हिंदू कोश है। पूरब तक वह धनुषाकार, जैसे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, धनुषाकार बनावट के लिए हिमालय जो पर्वत है श्रृंखलाएं स्थित हैं, और इसके उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ जो पश्चिमी म्यांमार की बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और दक्षिण से उत्तर की ओर जब बढ़ते हैं तो जो हिमालय से वह मिल जाती हैं।
ये जो चित्र है 2.1 में आपको दिखाई दे रही है। और इन जो ऊंची पहाड़ियों में अत्यधिक जटिल और समस्याएं जो भारत से एशिया को अलग कर रही है, जो श्रृंखलाएं हैं शेष एशिया से भारत को अलग करती है, जिसमें अनेक समस्याएं और जटिल हो सकती हैं। और इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा जो है वह दक्षिणी प्रायद्वीपीय है। इसके जो किनारे में पश्चिम में है अरब सागर और पूरब में है बंगाल की खाड़ी, जहाँ से इनकी लहरें लगातार टकराती रहती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि यह प्रदेश सभी दिशाओं को क्या कर सकते हैं, दुर्गम्य कर सकते हैं। जो दक्षिणी एशिया के इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप जो भौगोलिक दृष्टि से जो क्या है, एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश माना जा सकता है। और इसकी जो स्थिति विशिष्ट जलवायु जो प्रदान की जाती है वह मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। जैसे हिमालय की जो चोटी है, लंबी पर्वतीय श्रृंखलाएं नहीं होती, या दक्षिणी भाग के जो दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता, तो यहाँ उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे हो सकती थी। तो इसके लिए जैसे उत्तरी ध्रुव से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं वह हमारी रक्षा कौन करता है, उत्तरी ध्रुव से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, तो उससे हमारी रक्षा कौन करता है, तो ऐसा माना भी जाता है हिमालय पर्वत जो है हमें इसकी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, गंगा, सिंधु, यमुना आदि नहीं होती तो इनमें जो निर्मित विस्तृत मैदान है वह एक स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप का एक विस्तृत मरुस्थल के रूप में भी व्यवस्थित हो सकती है। अलग अलग समय में जैसे विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी जो संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे और वहाँ रहने लगे। कुछ अपने से पहले कुछ समुदायों के साथ मिलकर एक दूसरे से मिलकर वह अपनी पहचान बनाने लगी और अलग अलग संस्कृतियाँ और धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों में भी कालांतर से एक दूसरे पर असर पड़ता रहा। इस तरह से भारतीय जो उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ संस्कृति अनेकता में एकता के रूप में विकसित हुआ और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान भी करना शुरू हो गया, जिससे वह एक दूसरे के सहायता आगे बढ़ते हैं। स्थिति विस्तार और जो हमारे पड़ोसी देश, यह विश्व के क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह जो देश है वह 7वां बड़ा देश माना जा सकता है, जो हमारे देश का कुल जो क्षेत्रफल है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा सकता है। और यह संपूर्ण विश्व की जो स्थल का भाग है वो है 2.47% है। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का दूसरा बड़ा देश माना गया है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करते हैं। और देश की जो है 28 राज्य और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये भारत के राजनीतिक मानचित्र हैं, जिसमें कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आगे हम देखते हैं जैसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पे हम उत्तर ले सकते हैं
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न ले सकते हैं कि लक्षद्वीप किस सागर में है या किस सागर के पास स्थित है। तो यहाँ पे आ सकता है लक्षद्वीप है वो अरब सागर के पास स्थित है। छत्तीसगढ़ आप इस मानचित्र में देख सकते हो। तो इस छत्तीसगढ़ जो राज्य है की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती है, तो हम उसके आसपास राज्यों को देखते हैं कि कौन कौन से राज्य इससे मिलती है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य की सीमाएं हैं वो जैसे हैं दक्षिण में तेलंगाना, पूर्व में है उड़ीसा ले सकते हैं, उत्तर पूर्व में है झारखंड और उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में हम ले सकते हैं मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य को क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, जो इन सीमाओं से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत का आ जाता है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हम इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं इनके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देशों के नाम आएंगे। तो जैसे यहाँ पे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों को स्पर्श करती है, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ोसी देशों के नाम से, भारत के पड़ोसी देशों के नाम से जानते हैं। भारत के अगला प्रश्न है भारत के किन किन सागर या महासागरों से घिरा हुआ है। तो जो भारत है पश्चिम में हम ले सकते हैं अरब सागर है, पूर्व में हम ले सकते हैं बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है और दक्षिण में है हिंद महासागर से। इस तरीके से इन सागरों और महासागरों से भारत घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है। सांस्कृतिक परिदृश्य का अर्थ होता है जैसे संस्कृति के रहन सहन है, सोच विचार है, पहनावा ले सकते हैं, खान पान है, नृत्य संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, साथ ही साथ भाषा व साहित्य इत्यादि का जो मिला जुला है उसे हम संस्कृति के अंतर्गत समझ सकते हैं। जो सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र में या प्रगति का सूचक भी, जबकि सांस्कृतिक मानसिक क्षेत्र की प्रगति का विकास करता है। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का एक अनूठा क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। और यह संस्कृति की विविधता जो हमारी विरासत के रूप में जानते हैं। भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्र के अनुसार से उनकी भाषा भी रहती है और अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार उन नियमों के तहत उनकी भाषा बोली जाती है। भाषाएं लगभग तो 1600 हो सकती हैं। ये भाषाएं अपने देश और प्रांत के अनुसार से इन भाषाओं का विकास होता है। जैसे भारत में विश्व के प्राय सभी धर्मों या धार्मिक संप्रदायों को अपने अनुसार अपनाते हैं। जैसे प्रमुख रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी जो है कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म के अनुसार से इन संस्कृतियों का उपयोग करते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती है। जैसे आदिकाल ले सकते हैं। आदिकाल से जब मानव समुदाय में भारतीय उपमहाद्वीप से पहुंचे तो वह धीरे धीरे समस्त जो भारत के विकसित हुए, तब भारत में विस्तृत और विविधता बढ़ने लगी और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे
फैलते गए वैसे वैसे, जैसे यहाँ पे शिकार या पशुपालन, आश्रित समुदाय इस प्रकार से कार्य करने लगे। और दुर्गम पहाड़ी मतलब जहाँ पे हमें समस्याएं हो सकती हैं वहाँ भी इन लोग निवास करते थे और उस संस्कृति परंपरा के अनुसार वहाँ अपना जीवन यापन करते थे। दुर्गम क्षेत्रों में अनेक समस्याएं होती थी, लेकिन इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे, जैसे अनुसूचित जनजाति में गोंड, भील, संथाल, उरांव, मिरी ये आदि आते हैं। इनकी जो है लगभग 600 से भी अधिक विभिन्न जनजाति समूह जो पश्चिमी गुजरात में और राजस्थान से लेकर पूर्व से बंगाल तक इन राज्यों में फैले हुए हैं। मैदानी इलाके और इनकी उपस्थिति भी कम होती है, जिससे यह समय के अनुसार अपनी संस्कृति और परंपरा का उपयोग करते रहते हैं। भारत की जो संस्कृति है विविधता अपार है। स्वाभाविक है सभी अपने अनुसार से संस्कृति और परंपरा के अनुसार कार्य, रहन सहन, विचार है और खान पान यह उपयोग करते हैं। जरूरत यह है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, भाषा हो या समुदाय, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए। हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी संस्कृति और परंपरा को मान्यता देनी चाहिए। आगे बढ़